पांचों उंगली एक तरह से काम नहीं करते। तो स्वरस चरक चरक के अनुसार के रेशियो क्या होता है इसके अंदर, कह रहे हैं एक एक का रेशियो होता है कि जिस द्रव्य का जूस निकालना है तो उतना ही लगभग पानी मिला दो उसके अंदर। तो दुकान वाला जो पानी मिला देता है, मतलब आप देखते हो कभी, आप पकड़ लेते हो कि अरे तुमने जूस के अंदर पानी मिला दिया, तो गलत नहीं कर रहा वो कायदे में सही बना रहा है। तो जितना वो जूस लेता है उतना ही पानी मिला के आपको दे देता है ना, ध्यान नहीं दोगे तो एक एक का रेशियो होता है चरक के अनुसार, ये याद रखोगे। शारंगधर का रेशियो होता है 1:2 का होता है। वो तो और ज्यादा कह रहे हैं कि 2 गुना पानी मिला दो जूस के अंदर। ठीक, तो चरक 1:1 का रेशियो है, शारंगधर का 1:2 का रेशियो है, याद रखोगे। कह रहे हैं द्रव्य बहुत सूखा हुआ है लेकिन फिर भी कह दिया कि इसमें जूस बना दो इसका। ठीक है, जैसे आप गन्ने वाले के, अब गर्मी का सीजन आ गया पहुंचे, वो गन्ने का जूस निकाल रखा है, सब उसने खत्म कर दिया, लेकिन आप तब भी पहुंच गए, नहीं भाई मेरे फ्रेंड आए हैं पीना है हमको, तो वो क्या करेगा, वो अपने सूखे हुए गन्ने जो है लेगा, तो उनका पहले काढ़ा बना ले वो, जो छिलके रखे हैं उसके पास 1:8 के रेशियो में। और 1/4 भाग जब वापस बचे उबालते उबालते वो आपको दे दे पीने के लिए कि लो तुम्हारा जूस तैयार है। क्लियर। तो अति शुष्क द्रव्य है तो 1:8 के रेशियो में लेना है अगर पानी उसमें, और 1/4 भाग वापस बचा लेना है। सवाल इस पे आता नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट याद रखोगे, चरक 1:1, शारंगधर 1:2, वो मेन बात है। फिर कुछ और मेथड्स लिखे हुए हैं कि एक अनुकल्प विधि है, ये क्वेश्चन है आपकी गाइड का सीधा, तो सीधे ही हम याद रखते हैं इसको कि इस विधि से सोरस किसका निकाला जाता है, तो ब्राह्मी सोरस निकाला जाता है। देख लेना, अनुकल्प विधि से ब्राह्मी सोरस। ठीक। फिर है पुटपाक विधि से किसका सोरस निकालते हैं, तो दो ना वाले द्रव्य हैं, दो वाह वाले द्रव्य हैं, निम्ब नींबू और बिल्व वासा। ठीक है, पुटपाक विधि से, पुटपाक क्या है कि अग्नि का संयोग करा के, डायरेक्ट नहीं निकलेगा जूस, दबा के क्रश करके, तो पहले थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बना लेते हैं द्रव्यों को। ठीक है, तो पुटपाक विधि से निम्ब नींबू बिल्व वासा इनका। अनुकल्प विधि में थोड़ा सा मंत्र वगैरह का भी यूज होता है, खैर आप सीधा याद रखोगे, अनुकल्प विधि से ब्राह्मी सोरस, पुटपाक विधि से निम्ब नींबू बिल्व वासा। नेक्स्ट है सोरस की मात्रा कितनी होती है, 2 तोला पढ़कर आए हो आप ऑलरेडी कल। ठीक, सोरस 2 से लिखते हैं, 2 तोला। बाकी अग्नि सिद्ध सोरस, तो उसकी मात्रा 4 तोला, यानी जहां अग्नि का प्रयोग साथ में किया गया। ठीक है, तो चाहे पुटपाक विधि वाला समझ सकते हो आप, चाहे आप अति शुष्क द्रव्य का काढ़ा टाइप जो बना ले रहे हैं हम, सोरस की तरह यूज कर रहे हैं, तो वहां भी ये समझ सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि नॉर्मली सोरस की मात्रा, आपसे एग्जाम में सवाल है, आंसर लगाना है 2 तोला। अगर पूछे अग्नि विधि से निकाले हुए सोरस की मात्रा, तो 4 तोला आंसर लगाना है। ठीक। इनमें हर चीज पे आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें कितना मानना है, क्या करना है। हम शास्त्र के साथ जाएंगे, प्रैक्टिकली चीजें बदल जाती हैं। आप प्रैक्टिस में देखोगे ज्यादातर चीजें यहाँ की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा लगेंगी आपको। ठीक है, तो उनमें ये नहीं करोगे कि डिस्कशन में ज्यादा पढ़ोगे, डिस्कशन नहीं करना है। वो शास्त्रोक्त बातें यहाँ जो लिखी है उसको सीधे याद करना है, व्यवहारिक चीजें बदल जाती हैं। जो व्यवहार में करते हो वो आंसर नहीं होता एग्जाम के लिए, वो वाइवा के लिए होती हैं चीजें। क्लियर। तो आपको यही याद रखना है जैसा मैंने लिखा है यहाँ। तो स्वरस की मात्रा 2 तोला, अग्नि से स्वरस की मात्रा 4 तोला। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रक्षेप द्रव्य। तो प्रक्षेप द्रव्य, तो हम आयुर्वेद में जितनी चीजें लेते हैं डायरेक्ट ऐसा ही नहीं लेते कि जूस लिया सिर्फ, उसको सिद्ध भी करते हैं, कुछ चीजें डालते हैं उसके अंदर। तो वो क्या चीजें हैं, तो मधु, शर्करा, क्षार, जीरा, कुछ भी डाल सकते हो रोग के हिसाब से। ठीक, तो कह रहे हैं इनकी मात्रा जो है 1 कोल की मात्रा होती है। 1 कोल कह लो चाहे आधा तोला कह लो, एक ही बात है ना। जो जवाब दिया था मुस्कान ने पिछले सवाल का, जब मैंने गंडूस में पूछी थी मात्रा कितनी होती है, तो वहां उसने कहा था 1 कोल, है ना, आधा तोला होती है, तो वो पर्याय है। 1 कोल आधा तोला के बराबर होता है। या फिर यही लिखा हुआ है कि 1/4 मात्रा। ये बात पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, लेकिन पूछ चुका है एक बार, है ना। तो क्या है इसका मतलब 1/4 मात्रा का, तो 2 तोला के रेफरेंस में अगर आप देखो कि 1/2 तोला इसके अंदर प्रक्षेप डाला जा रहा है। 2 तोला हमारी मात्रा है ना सोरस की, तो सोरस की मात्रा 2 तोला है। उसके कंपैरिजन में आधा तोला आप क्या डाल रहे हो, प्रक्षेप द्रव्य डाल रहे हो, तो उसके मुकाबले कितना हो गया है, 1/4 भाग। बात समझ में आ रही है। उस तरह क्वेश्चन आपकी गाइड में एक बना रखा है, कितनी मात्रा डालते हैं सोरस में उसके मुकाबले, तो 1/4 मात्रा, सोरस 2 तोला उसकी मात्रा, तो आधा तोला प्रक्षेप डालते हैं। तो इस तरह से आंसर निकलता है। किसी को कोई डाउट है इसमें जो मैंने कहा अभी? नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट है अग्निसित सोरस में। देखो नॉर्मल बना रहे हो तो उसके लिए सिंपल मैंने कह दिया, 1/2 या फिर 1 कोल की मात्रा में प्रक्षेप यूज करना है आपको। लेकिन जो अग्निसित सोरस है, जिसकी मात्रा कितनी है, डबल, यानी 4 तोला हम लोगों ने देखा अभी, तो वहां कह रहे हैं कि मधु की मात्रा डबल हो जाएगी, 1 कर्श हो जाएगी। तो कर्श कह लो चाहे तोला कह लो, एक ही बात होती है। कर्श और तोला पर्याय होता है। ठीक है ना। तो 1 कर्श लिखा है तो चाहो तो ब्रैकेट में अपनी आसानी के लिए आप 1 तोला भी लिख सकते हो, अगर आपको यूनिट अभी याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आधा तोला थी मात्रा, यहाँ 1 तोला हो गई, मतलब डबल हो गई मात्रा, जस्ट किसकी, सिर्फ मधु की। कह रहे हैं बाकी सारे द्रव्य जो भी इस्तेमाल करोगे वो पूर्ववत रखोगे, जैसे पहले रखे हैं उसी तरह रखना है, अन्य सभी पूर्ववत।
आगे चलिए, एक श्लोक बेटा यहाँ लिखा हुआ है। इस श्लोक में क्या है कि यूनिट्स को थोड़ा बताने की कोशिश की है कि जो मास है उससे 4 गुना मात्रा होती है टंक की। टंक से 4 गुना होता है अक्ष, अक्ष का 4 गुना होता है बिल्व, बिल्व का 4 गुना कुड़व, कुड़व का 4 गुना प्रस्थ, प्रस्थ का 4 गुना आढ़क, इसका 4 गुना राशि, इसका 4 गुना गोणी, इसका 4 गुना खारी। ठीक है, तो लिखा है यथा उत्तर चतुर्गुणा। तो बेहतर तो रहेगा सब लोग इस श्लोक को याद कर लेना, क्योंकि यहां से कभी ना कभी सवाल आया हुआ है। मास टंक अक्ष बिलवानी कुड़व प्रस्थ आड़गम राशि गोड़ी खारी यथा उत्तर चतुर्गुणम। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी नाम लिखे हैं यूनिट्स के, इनका वजन कितना है मैं आपको एक दो का किसी का बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फिर बाकियों को आप खुद ही समझ लो कि कितना होते होंगे। देखो लिखा है वैसे यहाँ कि अक्ष तोला का पर्याय है, यानी अक्ष तोला कर्ष सब एक ही होते हैं। ठीक है ना। तो तोला मैंने आपसे कहा था कि रफ कैलकुलेशंस के लिए आप 10 ग्राम मान के चलोगे। ठीक है ना। वैसे 11.8 ग्राम के आसपास लोगों में ऐसा वो रहती है। तो तोला लेकिन आपको 10 ग्राम मान के चलना है। ठीक है, 10 ग्राम। तो ये तोला है अक्ष। जो बिल्व है ये पल है। तो मैंने आपसे कहा कि इसका 4 गुना है, हर अगली वाली यूनिट जो है पहले वाले से 4 गुना है, मतलब मास से 4 गुना टंक है, इसका 4 गुना अक्ष, इसका 4 गुना बिल्व। तो समझ गए। तो बिल्व जो है वो 4 गुना है अक्ष के कंपैरिजन में, यानी कि वो 4 तोला के बराबर है। और वो होता क्या है उसको बोलते हैं हम पल। एक तोला मतलब 10 ग्राम का हुआ, और एक पल जो होता है प्रैक्टिकली वो 48 ग्राम का होता है। अगर रियल बात करूं मैं, 48 ग्राम्स का होता है। तो एक तोला लगभग 12 ग्राम का, जैसा मैंने कहा 11.8 ग्राम के लगभग होता है, तो 12 ग्राम मान लो आप एक तोला रियल में। तो जब 4 तोला होता है तो 12 चौक 48 ग्राम होता है। लेकिन आपके ज्यादातर सवाल जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इसको 10 ग्राम मान के, और इसका 4 गुना ये हो जाएगा 40 ग्राम मान के। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो परेशान मत होना, इस तरह से निकाल लेना, निकल जाएगा आंसर। ये दो यूनिट जो है ज्यादा यूज होंगी, तोला और पल। तो इनको आप बेटा जरूर याद रखोगे। जब मैं कहूँ तोला तो आपको एकदम समझ जाना चाहिए तोला की बात कर रहे हैं सर, मतलब वही 10-11 ग्राम की बात कर रहे हैं। जब मैं पल कहूँ तो समझ जाना एकदम कि अच्छा 40 की बात चल रही है, 40 ग्राम के आसपास की बात चल रही है। तो ये दो यूनिट सबसे ज्यादा यूज होंगी। क्लियर। इसके अलावा प्रस्थ देख पा रहे हो यहाँ, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये 64 तोला का होता है। समझ सकते हो किस तरह कि तोला जो है एक तोला हुआ, बिल्व हो गया 4 तोला, फिर इसका 4 गुना कुड़व हो गया यानी 16 तोला, इसका 4 गुना प्रस्थ हो गया यानी 64 तोला। मेरी बात सबको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ यहाँ। ठीक है ना। तो बेटा ये 4 यूनिट स्पेशली अगर देखना चाहो तो अक्ष बिल्व कुड़व प्रस्थ, या फिर तोला पल कुड़व प्रस्थ, इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, जरूर याद कर लेना इनको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, बहुत जगह बात होगी इनके आगे। तोला पल कुड़व प्रस्थ, तोला यानी कि 10 ग्राम, पल यानी कि 40 ग्राम या 4 तोला, कुड़व यानी 16 तोला, प्रस्थ यानी बोलो कितना तोला, 64। 64 तोला। 64। ठीक है। तो देख लेना ये श्लोक है, पूरा ही श्लोक याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वैसे। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है राशि को द्रोण भी कहते हैं, गोणी को द्रोणी भी कहते हैं। तो याद करने के लिए याद ऐसे रख सकते हो कि गोणी और द्रोणी है ना, द्रोण में और द्रोणी में कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। गोणी तो द्रोणी, मतलब जो उससे राइम कर रहा है। नेक्स्ट देखें। हमने कल बात की थी कि भैषज्य कल्पना में जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं हम शारंगधर की मान के पढ़ते हैं उनको। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि शारंगधर ने कोई चीज अलग लिख दी। ठीक है, तो उसको हम शारंगधर की तरह नहीं मानते आंसर, हम आंसर वो मानेंगे जो होना चाहिए प्रैक्टिकली। वहां शारंगधर को हम अपवाद की तरह याद करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो तंडुलोदक कल्पना, तो शारंगधर ने इसको स्वरस कल्पना में रखा है। जबकि मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितनी चीजों का क्वाथ किया जाता है ना, द्रव्यों को गर्म किया जाता है, वो सारी चीजें हम क्वाथ कल्पना के अंदर रखते हैं। ठीक है, तंडुलोदक में रेशियो देखा था पीछे, ध्यान आ रहा होगा, 1:8। ध्यान आ रहा है। और क्या क्या चीजें इसके साथ बोलो। प्रमथ्या और तंडुलोदक प्रमथ्या कांजी। तंडुलोदक कांजी। कांजी। 8 बूंदे डबकी। ठीक है प्रमथ्या बेटा, तंडुलक कांजी। अच्छी बात है बेटा, है ना। तो परमथ्या तंडुलोदक कांजी। तो है क्या कि जहाँ पे भी क्वाथ होगा, जिन चीजों को गर्म किया जाता है, सिंपल आप याद करने के लिए समझ लो, वो सारी चीजें क्वाथ के अंदर आ जाती हैं। तो इसको कायदे में क्वाथ में आना चाहिए था, लेकिन शारंगधर ने इसको स्वरस कल्पना में रखा है, तो ये अपवाद है, मतलब लोगों ने इसको गलत माना। तो इसको इस तरह याद रखोगे कि शारंगधर तंडुलोदक कल्पना का उल्लेख स्वरस कल्पना में किया है। क्लियर। आगे देखिए,
चरक कह रहे हैं कैसे निकाला जाता है सोरस, तो यंत्र निष्पीड़िता, यंत्र की सहायता से दबा के, वही जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं या कोई भी जूस घर में निकालते हो। वैद्यक परिभाषा प्रदीप, वहां लिखा है कि यंत्र की सहायता से, या कई बार वस्त्र की सहायता से, एक कपड़े के अंदर चीजें रख दी और उसको फिर लोग मतलब दबाते रहते हैं, कपड़े को घुमाते रहते हैं उस तरीके से। अष्टांग संग्रह तांतव निष्पीड़ित, तो तांतव तंतु के लिए आया है, कपड़े के लिए। अष्टांग हृदय पट पीड़िता, ठीक है, तो वही कपड़े से दबा के मतलब। शारंगधर भाव प्रकाश वस्त्र निष्पीड़ित हो, तो इस पर सवाल नहीं आता है। आप सिंपल सा याद रखना कि यंत्र की या वस्त्र की सहायता से जो निकाला जाए वो जूस है। अच्छा, सवाल एक और जो बनता है वो समझ लो। एक आपकी गाइड में ना इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको कि यंत्र से निकाला हुआ जो गन्ने का रस होता है वो क्या करता है। विदाकर होता है। ठीक है, तो लिख विदा। लेना। हाँ बेटा, तो विधा उत्पन्न करने वाला। तो आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे इस तरह की बात करते हैं कि भाई, जैसे तेल की बात भी करते हैं, कोल्ड प्रेस से लेना चाहिए, है ना, कि टेम्परेचर के साथ नहीं होना चाहिए, मशीनें होती हैं तो गर्म हो जाते हैं। इसी तरह लोग जूस में भी करते हैं कई बार, कि जूस को, गन्ने का रस जो होता है, कि वो लकड़ी वाले जो यंत्र से निकालते हैं लोग, कि उससे लेना चाहिए, कोल्हू वाले से नहीं। एक और बात है, यही बता दूं आपको, कि मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया होगा, जिन लोगों ने चिकित्सा पढ़ ली होगी आगे तक, कि अणु तेल हम पढ़ते हैं, तो चरक ने अणु तेल का प्रयोग कहाँ किया है बताओ पहले तो मुझे। प्रतिशय में, वातिक प्रतिशय। ठीक प्रतिशय। है, हाँ, वातिक प्रतिशय में देखते हैं मेनली, है ना। और सुश्रुत में मैंने आपको कहाँ बताया बताओ। पक्षाघात में, पक्षाघात। पक्षाघात में, अभ्यंग के लिए वो भी, है ना। अभ्यंग के लिए। हाँ बेटा, तो वहां पे भी जो अणु तेल है ना कायदे में, वो ये वाला अणु तेल नहीं है नॉर्मल जो हम बनाते हैं चरक की तरह। तो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था एक दिन आपके लिए, तो देखा मैंने, तो वो यही है कि कोलू जो होता है ना, जो कोलू चलते हैं गाँव में, गुड़ वगैरह बनाया जाता है, तो उस वो कोल्हू की लकड़ी जो है मतलब, उस लकड़ी को गर्म किया जाता है, उसमें से तेल जो निकलता है, जो उसने सालों साल लकड़ी ने तेल पिया है, तो वो वाला तेल निकाला गया है, उसे बोला गया है अणु तेल वहां पे। ठीक है, तो वो इस्तेमाल हुआ है पक्षाघात में। खैर, बस बताने के लिए बता रहा था, कभी कोई पूछ ले। सर्वो सुश्रुत वाला अणु अणु तेल है जो आप बता रहे हो, हाँ और बेटा, चरक वाला अलग है। हाँ, चरक का तो वो है ना, हम जो पाक करते हैं। यस सर, वही है। ठीक है, यस सर। तो ये याद रखोगे कि यंत्र से निकाला हुआ जो भी द्रव्य होगा मतलब विधा उत्पन्न करने लगेगा, तो ये ध्यान रखोगे एक तो। और दूसरा जो मैंने